अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्राइम टाइम अफेयर्स और मैं हूं आपके साथ अनम मंजूर हुसैन। पंजाब के जुनूबी इलाकों में पानी की सतह कम होने के बावजूद सैलाब की तबाहकारियां अभी तक जारी हैं। जलालपुर पीरवाला में M5 मोटरवे का ज़्यादा हिस्सा पानी में डूब जाने की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। इसके साथ शुजाबाद में 15 गाँव भी ज़ेर आब आ चुके हैं। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब की पानी की जो सतह है वो मामूल पर आ चुकी है। इसके अलावा PDMA ने रावी, पंजाब और सतलुज के बाइस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट भी जारी कर दी है, जिसमें 112 हलाकतें जबकि 4700 से जायद मौजाजात भी मुतासिर हुए हैं। पंजाब में 44,21,000 अफराद मुतासिर हुए, जिनमें 26,08,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी कर दिया गया है। मुतासरा अजलास में 363 रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं और इसके अलावा 446 मेडिकल कैंप्स जबकि 386 वेटरनरी कैंप्स भी लगाए गए हैं। CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा की हिदायत पर सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और दीगर वज़रा भी सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया उन्होंने और मुतासरीन ने पर मौसर इकदाम पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का शुक्रिया भी अदा किया। इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे इसराइल ने कतर पर हमला किया, इसके बाद OIC का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया, जिससे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा भी कतर पहुँचे। इस समिट का आउटकम क्या है, क्या इस समिट में इस नुक्ते पर भी गौर फिक्र किया गया है कि अगर किसी एक इस्लामिक मुल्क पर हमला किया जाएगा तो तमाम उम्मत मुसलमा पर वो हमला कंसीडर किया जाएगा। और इसके अलावा इस OIC समिट में जो एक करारदाद मंजूर की गई है जो कि 25 नुकात पर मुश्तमिल है, इस करारदाद में क्या है, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आर्मी चीफ आसिम मुनीर के हमरा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ख़ुसूसी हिदायत पर सऊदी अरब पहुँच गए हैं। क्या इस दौरे के मकासद क्या हैं इस दौरे में, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार इफ्तिखारुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इसी के साथ तशरीफ़ फरमा है सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जमशेद रिजवानी साहब। जमशेद साहब बहुत शुक्रिया आप ज्वाइन करने के लिए। इफ्तिखार साहब आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी, सैलाब की इस वक्त की क्या कंडीशन है? पहले जो सैलाब की तबाहकारियों पर हमने बात की, अगर आज देखा जाए तो हम कहाँ खड़े हैं? जी बहुत शुक्रिया नम। सैलाब की आपने बात की। सैलाब आपको पता है पिछले 15 दिन से मुसलसल जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में तबाही मचा रहा है। अब इस वक्त बाकी तो अजला में काफ़ी कमी वाक़ हो गई है, लेकिन जलालपुर पीरवाला, अलीपुर और लियाकतपुर और उच्च शरीफ ये ऐसे इलाके हैं जहाँ अभी तक तबाहकारियाँ जारी हैं। रेस्क्यू का ऑपरेशन अभी तक जारी है। बहुत सारे इलाकों में अभी तक लोग जो हैं वो सैलाब में मौजूद हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग अंदर मौजूद थे। और जिस तरह का ये सैलाब आया है, पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह का सैलाब नहीं आया। और आपको पता है कि तीनों दरियाओं का पानी पूरे पंजाब से गुज़र के इसी मकाम पे इकट्ठा हुआ है जहाँ जलालपुर पीरवाला है। मतलब हेड पांजनाथ से गुज़र के इसने आगे जाना था, लेकिन बदकिस्मती ये कि वो हेड पांजनाथ की बजाय हमारे जो 2 तहसीलें हैं उनको बहुत बुरी तरह, और जो लियाकतपुर और उच्च शरीफ है वहाँ भी कुछ इलाके जो हैं वो शदीद मुतासर हुए हैं। जलालपुर पीरवाला की सूरत हाल अभी तक जूँ की तू है, पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा। पानी जबकि चनाब का जो है वो गुज़र गया है, लेकिन इतना पानी खड़ा है कि वो पानी अभी जो महरीन है वो बता रहे हैं कि शायद ये पानी बाहर ऐसे ना निकले, क्योंकि वो पानी अभी तक रुका हुआ है। और सतलुज की तरफ से भी जो पानी आ रहा है वो भी, अब ये जो आपने बात की कि जो मोटरवे जो ब्रीच हुई है वहाँ से जलालपुर पीर वाला आने का उसका भी खदशा मौजूद है। पानी दोनों दरियाओं का मिल गया है, अभी तक काम नहीं हो रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तमाम तर सरकारी वसाइल जो हैं वो दिन रात लगे हुए हैं। अगर पिछले 15 दिन की मैं बात करूं, पिछले 15 दिन में मुल्तान में कोई ऑफिसर, कोई महकमे के हेड अपने दफातर में मौजूद नहीं है, सब के सब जलालपुर मौजूद हैं। तमाम तर जो एनर्जी है, तमाम तर फोकस जो है वो जलालपुर पीरवाला के लोगों को बचाना है। ज़ाहिर बात है, अब उनके जो जानवर हैं या उनकी ज़मीन है, उनकी जो बाकी चीज़ें हैं वो तो नुकसान हो गया, बहुत बड़े लेवल पर हुआ है। शायद ये जो PDMA ने अभी फिगर दिए इसमें भी अभी शायद इजाफा हो, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ जो लोग फंसे हुए हैं उनकी जानों को बचाना जो है वो अहम बात है, और उसके लिए तमाम तर वसाइल जो हैं वो बरोए कार लाए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा मुसलसल जनूबी पंजाब के दौरों पर है। जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ खुद जा रही हैं और ऑपरेशन की खुद जो है वो मॉनिटरिंग भी करती हैं बैठ के, बल्कि उन्होंने अपने
वज़रा को परमानेंट जो है वो जनूबी पंजाब में मुख्तलिफ इलाके जहाँ पे तबाही है, पहले वो जलालपुर पीरवाला है, मरियम औरंगजेब साहबा जो सीनियर सूबाई वज़ीर हैं वो ख़ुद मॉनिटरिंग कर रही हैं, अलीपुर भी वो मौजूद हैं, इसी तरह बाकी वज़रा भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी जलालपुर और मुजफ्फरगढ़ उन्होंने भी दौरा किया है। तो हुकूमत की कोशिश तो यही है कि कम से कम नुकसान हो, लेकिन इन 2-3 इलाकों में सूरत हाल अभी भी काफ़ी ख़तरनाक जो है वो है। मेरा नहीं ख्याल कि अभी कुछ कहना ठीक होगा या दुरुस्त होगा, क्योंकि जब तक पानी उतरेगा नहीं, जब तक पानी वहाँ से जाएगा नहीं, तब तक नुकसान का जो कुछ भी बताना या तखमीना लगाना बिल्कुल गलत होगा। ठीक है रिजवानी साहब, पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब जिससे कहा जाए कि जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ, मुल्तान, शुजाबाद, अलीपुर, मुजफ्फरगढ़ और इसके अलावा सबसे जो अहम चीज़ है वो जलालपुर पीरवाला जिस पे बहुत ज़्यादा मौजाजात जो हैं वो सबसे ज़्यादा अभी तक सैलाब की नज़र हुए हैं। क्या कहेंगे अब तक की क्या सूरत हाल है? देखिए इफ्तिखार हुसैन साहब ने जो मुकम्मल सिनेरियो है सैलाब का वो बयान कर दिया है, लेकिन अगर आप स्पेसिफ़िकली मुल्तान की बात कर रही हैं, जलालपुर की बात कर रही हैं, अलीपुर की बात कर रही हैं, तो एक जैसे इफ्तिखार साहब ने कहा, हमें ये देखना होगा कि इस दफ़ा हुआ क्या है। जो लोग सवाल कर रहे हैं कि जी जो फिगर है Q6 में जब पानी को देखते हैं तो वो इतना पानी जब गुज़रता है इस इलाके से वो आम तौर पर इतना नुकसान नहीं करता, या माजी में उसने वो नुकसान नहीं किया जो इस दफ़ा हुआ है। तो लोगों का सवाल ये है कि इस दफ़ा आखिर क्या हुआ है। अगर हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें या हम उस मसाइल को भी देखें कि क्या उस सवाल का जवाब दे सकें, तो यकीनी तौर पे शायद हम कुछ लोगों की तशफ़ी कर सकें कि हुआ क्या है। तो मेरा ख़्याल है कि समझने की ज़रूरत यह है कि जंग से जब तरीमू से ये पानी गुज़रा है, जनूबी पंजाब में एंटर हुआ है, और अगर देखें तो पंजाब की, जैसे इफ्तिखार साहब बात कर रहे थे कि 3 दरिया हैं, तीनों अपनी तारीख को अगर देखें तो अपनी पीक पर यहाँ से गुज़र रहे थे, चाहे वो चनाब हो, चाहे वो रावी हो, चाहे वो सतलुज हो। तो जब ये साउथ पंजाब में पहुँचे हैं तीनों दरिया अपनी पीक पर, तो उस वक्त और इकट्ठे हुए हैं जब आते हैं मुल्तान से गुजरते हुए चनाब और रावी और बहावलपुर से आते हुए सतलुज, जब ये इकट्ठे होते हैं तो फिर शुजाबाद, जलालपुर, अहमदपुर शर्किया, लोधरा और मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर बुरे तरीके से मुतासिर हुए हैं। और उसके बाद वो पानी वहाँ जो पहुँचा है इकट्ठा, तो उसका अखराज यकीनी तौर पर 7,03,000 तो हुआ है, लेकिन असल बात उस स्पीड की है पानी की, जो उसका अखराज उस स्पीड से पूरे तरीमू के बाद से लेके, सिदनाई के बाद से लेके, हेड इस्लाम के बाद से लेके उसको वो थ्रस्ट नहीं मिला, वो स्पीड नहीं मिली, जिसकी वजह से पानी तेज़ी से ये निकलता। पानी ज़्यादा देर ठहरने और मुसलसल कई दिनों तक ठहरने की वजह से इस इलाके में मसाइल बढ़े हैं। और मुल्तान की तहसील जो शुजाबाद में यही हुआ है, जलालपुर में यही हुआ है, अलीपुर में यही हुआ है, मुजफ्फरगढ़ की तहसील को देखें, और इसी तरीके से अब अहमदपुर शर्किया और लियाकतपुर जो है वो बुरे तरीके से मुतासिर हो रहे हैं। तो ये एक मसला हुआ जिसकी वजह से लोगों के वो मसाइल जिसकी जो इंट्रो में आपने बयान किए कि कितने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। देखें जो PDMA ने कहा है उसको देखें तो उन्होंने ये 45 लाख लोगों से ज़ायद का कहा है कि वो मुतासिर हुए हैं इस फ्लड से, और सबसे ज़्यादा साउथ पंजाब में मुतासिर हुए हैं। तो जब आप 45 लाख लोग सैलाब से डिस्प्लेस हों, अपने घरों से निकलें, सड़कों पर आएँ, कहाँ जाएं, उनका जानवर हैं, उनके घर डूब गए हैं, सर छुपाने को जगह नहीं है, तो हुकूमत जितने मर्जी इकदाम कर ले, जब लाखों लोगों को एक वक्त में उनको रेस्क्यू करना है और फिर उनको रिलीफ देना है, तो ये इतना बड़ा चैलेंज है अनम, जिससे निपटना इस हुकूमत की अकेले बहुत बड़ी जिम्मेदारी तो यकीनन है ही है। कारनामा मैं कहता हूँ कि होगा, लेकिन साथ साथ लोगों को भी करना है, जो लोग इससे बच गए हैं, तभी जाकर हम उन लोगों के मसाइल को समझ सकेंगे और उनके हल में मदद दे सकेंगे। अदरवाइज़ शिकायत भी होंगी, मसाइल और भी हैं, अभी तो तबाही जारी है। जैसे इफ्तिखार साहब बात कर रहे थे कि पानी खड़ा है, खड़ा होने से मुराद ये कि बहुत स्लो निकल रहा है, उसकी वजह से ज़ेरे आब जो मकान हैं, तामीरात हैं, उन्हें बुरे तरीके से नुकसान पहुँच रहा है और वो गिर रहे हैं। तो अब उसके और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सड़कें, मोटरवे की बात इफ्तिखार साहब ने कर दी। मोटरवे यकीनन मुल्तान सक्खर M5 मोटरवे शगाफ है उसमें एक साइड पर, और वो बढ़ रहा है। जब तक वहाँ और पानी वहाँ से
गुजर रहा है बड़ी मिकदार में, तो आप उसमें उसको उसकी जो बहाली का काम शुरू ही नहीं कर सकते, उसकी तामीर और मरम्मत नहीं हो सकती जब तक वहाँ पानी है। और फिर मोटरवे की जो हाइट है तो क्वालिटी इतनी बड़ी मोटरवे के प्रोजेक्ट को बाकायदा तौर पे कहा यह जाता है कि 1 से 2 माह लग जाएंगे पानी जाने के बाद भी, गुजर जाने के बाद भी। शायद जल्दी हो तो 15, 20, 25 दिनों में, लेकिन बहुत जल्दी ये मोटरवे M5 जलालपुर के पास वहाँ से ट्रैफिक बहाल नहीं हो सकेगी फौरी तौर पे। तो इसको स्केल जो डिज़ास्टर का है हमें उसे अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो लोगों को बताने की ज़रूरत है कि ये कितना बड़ा डिज़ास्टर है और उसमें हुकूमत के साथ हमारा खुद का भी क्या रोल बनता है। जो लोग भी हम रोल प्ले कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए। ठीक है इफ्तिखार साहब, वैसे तो हम साउथ पंजाब को ऑब्वियसली पंजाब का हिस्सा ही है, लेकिन हमने देखा कि सैलाब तो अपर पंजाब में भी आया, लेकिन साउथ पंजाब में जितनी तबाहकारियाँ हमने देखी हैं, जिन भी अभी मैंने इलाकों का नाम लिया, जितना ज़्यादा मुतासिर हुए हैं साउथ पंजाब के, तो इतना नुकसानात और इतनी मुश्किलात का हमें सामना रहा, वजह क्या रही? देखिए, एक तो वजह तो यही है कि क्लाइमेट चेंज जो है उसका हमें अभी तक इदराक ही नहीं है कि हर आने वाला साल जो है हमारे लिए मसाइल बढ़ा रहा है। लोगों ने दरियाओं के अंदर जो तामीरात की हुई हैं, अब हमें इस बात को समझना होगा कि अब ऐसा नहीं है कि 10-10 साल जो है सैलाब नहीं आएंगे। पहले तो माजी में तो ऐसे होता रहा है कि 5 साल बाद, 10 साल बाद सैलाब आते थे, तो वो भी जो है कहीं न कहीं से बच जाते थे और छोटे लेवल का आता था। अब PDM में कह रहा है, ND में कह रहा है कि अगले साल इससे भी ज़्यादा सैलाब आएंगे। आपने बात की नुकसान की, नुकसान देखें, सबसे पहले तो ये सैलाब ने हिट किया है नारोवाल डिस्ट्रिक्ट को और गुजरात को। हमें उसमें बड़ा टाइम था, हमें मतलब है संभलने का भी वक्त था। TV चैनल पे इंतज़ामिया बार बार लोगों को कहती रही है कि दरियाई इलाकों से आप निकल जाएं। बहुत सारे मैं ख़ुद गवाह हूँ कि इंतज़ामिया बहुत सारे लोगों को ज़बरदस्ती भी निकाल के बाहर ले आई है। मतलब है इंतज़ामिया का ये मकसद था कि कम से कम जानी नुकसान ना हो सके, लेकिन लोग बज़िद थे कि वो अपने घर छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। उनको, अब ज़ाहिर बात है हर किसी को अपना घर, जानवर, अपने जो माल मवेशी वो बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन सब कुछ होने के बाद साथ साथ कीमती जो है वो सबसे ज़्यादा आपकी जान है। जलालपुर पीरवाला या शुजाबाद की हम बात करते हैं, अब मुल्तान सदर की हम बात करें, मुल्तान सदर में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो दरिया के अंदर बैठे हुए थे, लेकिन मुल्तान सदर में फौरी तौर पर जो इंतज़ामिया ने एक्शन लिया, लोगों को निकाल के बाहर लाए, वहाँ पर जानी नुकसान नहीं हुआ। वहाँ पर उनकी फसलें, उनके घर, उनकी तामीरात, ये सब डैमेज हुआ है, लेकिन वहाँ पर जानी नुकसान नहीं हुआ। जलालपुर पीरवाला में क्योंकि एक तो दरिया का इलाका बहुत बड़ा था, खुला हो जाता है, वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद जो है वो दरिया के अंदर उन्होंने छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे गांव बड़ी तादाद में आबाद हो चुके हैं। तो वहाँ लोगों को ये था कि शायद यहाँ कभी सैलाब आया नहीं तो अब भी शायद ना आए, लेकिन जिस तरह जमशेद साहब ने कहा कि 3 दरिया अपनी पीक पे थे, मतलब इससे पहले तीनों दरिया कभी पीक पे नहीं थे, इतने पीक पे नहीं थे, और फिर तीनों का पानी यहाँ इकट्ठा होना था जलालपुर पीरवाला। तो वहाँ पे अभी तो कुछ नहीं कहा जाता कि कितने लोग जान से गए हैं, लेकिन वहाँ जो तमीरात थी या वहाँ उनके फसलें थी वो तो सारी की सारी तबाह हो गई हैं। आप ये इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि जलालपुर पीरवाला और अलीपुर में इस कदर तबाही मची है कि ये सैलाब तो सियालकोट और नारोवाल से शुरू हुआ है। अगर चनाब की बात करें तो चनाब जहाँ जहाँ से पानी गुजरा है दोनों इतराफ में बड़े लेवल की तबाही हुई है। अगर ये देखें जो माई सफूरा बंद तोड़ा गया है उससे पीर महल को बड़ा डैमेज किया है, उसने अहमदपुर सियाल जो तहसील है झांकी उसको बड़ा नुकसान पहुँचाया है। इसी तरह कबीरवाला की 8-10 यूनियन काउंसिलें वो सफ़ा हस्ती से मिट गई हैं, लेकिन वहाँ एक फ़ायदा हुआ है, वहाँ लोग निकल गए हैं। वहाँ महकमा नार ने, ज़िला इंतज़ामिया ने, पुलिस ने, डिप्टी कमिश्नर ने ज़ाती तौर पर मुल्तान शहर, कबीरवाला या ये जो इलाके हैं वहाँ से लोगों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल कर दिया था। लेकिन जलालपुर में बदकिस्मती से एक तो इस लेवल पे लोगों को मुंतकिल नहीं किया जा सका। बार बार ऐलानात हुए हैं, बार बार लोगों को बताया भी गया है कि यहाँ पानी आएगा, लेकिन लोग बज़िद थे। लेकिन जैसे जलालपुर पीरवाला और अलीपुर तबाही मची है, लोग पिछली तबाही भूल गए हैं। अब हम सब का फोकस जो है वो जलालपुर पीरवाला, अलीपुर, उच्च शरीफ और लियाकतपुर है। लेकिन पिछले इलाकों में भी लोगों के ना
जानवर बचे हैं, ना लोगों की फसलें बची हैं, ना लोगों का घर बचा है। सब लोग सड़कों पे इस वक्त मौजूद हैं, या कुछ लोग जो हुकूमत ने कैंप बनाए वहाँ मौजूद हैं, या कुछ लोग अपने रिश्तेदार अजीज़ व कारब के पास चले गए हैं, लेकिन उनके पीछे बचा कुछ नहीं है। उनका माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसका मैं कह रहा हूँ तखमीना अभी फ़िलहाल नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अभी तो जमशेद साहब ने जिस तरह बात की कि जलालपुर में अभी तक तबाहकारियाँ जारी हैं। अभी तक तो देखें जलालपुर में और अलीपुर में आज भी जो कश्तियाँ हैं वो रेस्क्यू कर रही हैं, जो लोग अंदर फंसे हुए हैं, अभी तक उन लोगों की जान को बचाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। तो जब तक पानी नहीं जाएगा तब तक आप तखमीना या ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते। हाँ, एक और बात हम देखें कि जैसे मरियम नवाज़ साहबा को पता लगा कि जनूबी पंजाब में बहुत बड़े लेवल की तबाही हुई है, तो उनका अब इस वक्त पूरा फोकस जनूबी पंजाब की तरफ है। मुसलसल वो राब्ते में हैं, हर दूसरे दिन वो दौरा कर रही हैं। वो जलालपुर पीरवाला हो, वो अलीपुर हो, वो शरीफ हो, जहाँ जहाँ तबाही मची है वो वज़ीर आला पंजाब साहबा खुद जा रही हैं। और फिर वो जो मुतासरीन हैं उनको खुद मिलकर इस बात की यकीन दहानी भी करा रही हैं कि आप बच जाएं, अल्लाह ताला आपकी फ़ैमिली को, आपके ख़ानदान को महफूज रखे। आपका जो माली नुकसान हुआ है, आपके जो जानवर ख़त्म हुए हैं, आपकी जो फसलें ख़त्म हुई हैं, आपके जो घर तबाह हुए हैं, उनका पैसा पंजाब गवर्नमेंट देगी। मतलब ये यकीन दहानी ऐसी नहीं है। वो लग रहा है कि मरियम नवाज़ साहबा खुद बड़ी दुखी है और वो खुद समझती हैं कि जिस तरह ये लोग बेयारो मददगार हैं उनकी भरपूर मदद की जाए, और उनका जिस तरह जानवरों का या उनके घरों का नुकसान हुआ है वो पंजाब हुकूमत हर सूरत पूरा करे। और वो बार बार यकीन दहानी करा रही हैं कि हर सूरत जो है वो आपका नुकसान पूरा किया जाएगा। लेकिन जिस तरह जमशेद साहब ने बात की कि अभी तक बहुत सारे इलाकों में जो है लोग बेयारो मददगार हैं, क्योंकि हुकूमती वसाइल भी जितने भी कर लें, क्योंकि एक बड़े पैमाने पे तबाही है, लाखों लोग हैं जो मतलब है मुतासर हुए हैं, और अभी तक भी हज़ारों लोग ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं। ज़ाहिर बात है यहाँ पर इस लेवल की मतलब कभी तैयारी थी नहीं। मतलब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास भी कितनी कश्तियाँ होंगी, मतलब है अगर डिविजनल हेडक्वार्टर पर भी कितनी कश्तियाँ होंगी, ये कितने लाइफ जैकेट्स होंगे, हाँ कितनी लाइफ जैकेट्स होंगी। तो ये तो हुकूमत ने फौरी तौर पर इंतजाम किए हैं मैक्सिमम। और फिर ये है कि पिछले इजला में जहाँ सैलाब ख़त्म हो गया है तो वहाँ का भी जितना मतलब ये ऐसी चीज़ें रेस्क्यू की सामान था या रेस्क्यू एहलकार थे उन सबको यहाँ शिफ्ट किया है ताकि वो वहाँ जाके रेस्क्यू का काम कर सकें। फिर रफ़ाई तंजीमों का मैं देखता हूँ उनका भी बड़ा किरदार है, वो बड़े पैमाने पर जो लोगों को है रेस्क्यू कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत अपनी तरफ से भरपूर इक़दाम कर रही है, लेकिन हम सबको मिल के, हम सब की जितनी हैसियत है, जितनी कैपेसिटी है, हमें भी देखिए हमारे जितने जनूबी पंजाब में लोग इस वक्त महफूज हैं उन सब का कोई न कोई जानने वाला सैलाब का मुतासरा ज़रूर है। ऐसा नहीं हो सकता कि मुतासरा उनका जानने वाला ना हो। तो अगर आप इमदाद करेंगे तो वो परफेक्ट बंदे को जाएगी, ना कि जो भिखारियों ने अब रूप धार लिया है। ये भिखारी भी वहाँ जाके कैंप लगा के बैठे हैं, इसको भी पहचानना बड़ा ज़रूरी है कि आपकी इमदाद ऐसे लोगों को ना जाए जो हकदार ही ना हो, तो ऐसे लोगों को दें जो बिल्कुल हकदार हैं, जो इस वक्त बेयारो मददगार हैं। ठीक है रज़वानी साहब, अभी इफ्तिखार साहब कह रहे थे कि अभी हमारा फोकस जलालपुर पीरवाला पे है। पीछे सैलाब ने जितनी तबाही मचाई उसको किसी हद तक हम उतना फोकस नहीं कर रहे, किसी हद तक इग्नोर कर रहे हैं। तो हमने तो हमेशा ही ऐसा किया कि इस साल जितनी तबाहकारियाँ हमने देखी हैं, तो पिछले साल जब 2022 का भी अगर फ्लड की बात कर लें या इससे पहले भी जितनी भी नागाने आफत आई हैं, तो फिर हमारा अगला लाहे अमल क्या होता है? हम अगले के लिए तैयार क्यों नहीं होते? माजी से कुछ नहीं सीखते? अब तक क्या सीखा? देखिए, आपने जो बात की है कि अब तक हमने क्या सीखा है, इसको अगर आप इस अंदाज़ में देखें, क्या तारीख़ का, पंजाब की तारीख़ का ये एक बड़ा सैलाब नहीं है। जब एक बड़ा सैलाब है, अभी आप इफ्तिखार साहब जब बात कर रहे थे और आपने भी दरमियान में इजाफ़ा किया कि जिस बड़े पैमाने पर अगर सिर्फ एक हफ़्ते में 45 लाख लोग एक ख़ास एरिए में बेसरो सामानी के आलम में हों, तो वहाँ पे प्लानिंग तो एक तरफ रह जाती है। जब भी कुदरती आफत आती है, जब भी तूफ़ान आता है, जब भी इस तरह की गैर मामूली सूरत हाल पैदा होती है, तो उस वक्त जितने मर्ज़ी वसाइल हों आपके लिए वो नाकाफ़ी हो जाते हैं। क्या अमेरिका में अभी आपको याद होगा कि किस रियासत में सैलाब आया और बारिशें, तो वहाँ क्या जानी नुकसान नहीं हुआ, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान नहीं हुआ। या आप जब जापान और चीन में भी देखते हैं तो वहाँ भी मसला ये होता है कि हमारे यहाँ तो वैसे ही एक मसाइल हैं पड़े, वसाइल की भी कमी है। लेकिन जैसे अभी इफ्तिखार साहब जिक्र कर रहे थे कि हमें दरियाओं के अंदर रहने वाले लोगों को ट्रेन करने की ज़रूरत है। हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो अंदर है
आप इस दफ़ा जो दरियाई बंद के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, चाहे वो हमारा लाइफ स्टॉक था, वो हमारी बिल्डिंग्स थी, घर थे, वो हमारी सड़कें हैं, अंदर बिजली पहुंचाई हुई है, अंदर स्कूल हैं। सिर्फ मुल्तान में 93 स्कूल ऐसे हैं जो बंद हुए हैं क्योंकि उस हिफाजती बंद के अंदर जो स्कूल थे वो मुतासिर हुए हैं और कुछ रिलीफ कैंप की वजह से भी मुतासिर हुए हैं। तो ये जब इस स्केल की बात करते हैं ना, तो फिर ये प्लानिंग और उसके बाद आपको तो फिर 25 साल सोचना पड़ता है, 50 साल सोचना पड़ता है। अब जब भी जितने डैम्स बने हुए हैं, अगर आप ये देखें तो किसी की उम्र 75 साल है, किसी की उम्र 100 साल है। तो ये देखें कि आपको 100 साल की प्लानिंग करनी पड़ती है। लेकिन हमें इस फ्लड में ये ज़रूर देखना है कि हिफाजती बंदों के अंदर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना होना चाहिए। अंदर जो आबादी है उसके पास किसी भी हंगामी सूरत हाल में बचने के लिए ट्रेनिंग और वसाइल क्या हैं, क्या अंदर कश्तियाँ मौजूद हैं, अंदर आप रेस्क्यू जैकेट मौजूद है, लाइफ जैकेट मौजूद है नहीं है, टॉर्च है या नहीं है, अब इस तरीके से ट्यूब्स हैं या नहीं हैं। तो ये अब अगर किसी सूरत में आपको निकलना पड़े तो कैसे निकलेंगे। इस दफ़ा तो सैलाब का पैमाना इतना बड़ा था, जैसे हमने पहले बात किया, कि लाखों लोगों को रेस्क्यू करना, पूरे पाकिस्तान के तमाम वसाइल भी उस सब लगा दिए जाएं तो शायद कम पड़ने ही थे। ये हार्ड फैक्टर है। तो हमें अपने आप को ट्रेन करना है, हमें इंतज़ामिया ने बताना है कि क्या क्या करें, और जिस इलाके में उसके जो डायनेमिक्स हैं उसे अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जो जैसे अभी इफ्तिखार साहब बात कर रहे थे, कि मैं उसको और अंदाज में बात करूँ कि हमने ख़ुद देखा हिफाजती बंदों के अंदर जब हुकूमत लोगों को कह रही थी, इंतज़ामिया कह रही थी, और वायरल वीडियोस मजाक बन रही थी कि देखें एसी डीसी या कमिश्नर कैसे लोगों को एक एक बंदे को कह रहे हैं कि बाहर आ जाएं, ये देखें जी मशहूरी कर रहे हैं अपनी और ड्रामा कर रहे हैं। और लोग क्या कहते थे उन्हें कि जी हमने ऐसे सैलाब बहुत देखे हैं, कोई पहली दफ़ा सैलाब आ रहा है। तो ये जो अप्रोच थी उसने लोगों को ख़तरे से में आंखें बंद करने के मुतरादिफ साबित हुई है। तो उसका नुकसान भी ज़्यादा हुआ है। लोग अंदर से नहीं निकले, इंतज़ामिया की बार बार वार्निंग्स के बावजूद। एक बड़ी तादाद, जैसे इफ्तिखार साहब बात कर रहे थे कि अगर अब भी जलालपुर पीरवाला में मुतासरा लोगों को निकाला जा रहा है, अगर अलीपुर में निकाला जा रहा है, अगर अहमदपुर शर्किया में निकाला जा रहा है, अगर लियाकतपुर में निकाला जा रहा है, तो ये वो लोग हैं जो अंदर फंस गए, जिन्होंने रिस्क लिया, अपने छतों पे बैठ गए, ऊंची जगह समझ के बैठ गए, अपने आप को उन्हें महफूज बनाकर कोशिश की। तो ये जो नुकसान है इसे हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। आइंदा हम इस सबसे बचें, इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी, और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज भी बनाने की जरूरत है, प्लानिंग करने की जरूरत है। ठीक है इफ्तिखार साहब, मैं अब हमने देखा कि पीएम शहबाज शरीफ ने भी कहा है कि सैलाब से मुतासरीन की बहाली के लिए नुकसान जितना हुआ इसका तखमीना लगाया जाए ताकि उनको इमदाद या रिलीफ फराहम किया जाए। ऑब्वियसली नुकसान बहुत ज़्यादा है, क्या तखमीना लगाना इतना आसान होगा, पॉलिसी क्या हमारी होगी, और इसके अलावा अब तक रिलीफ क्या दिया गया? देखें, जो पॉलिसी की आप बात कर रही हैं, एक पॉलिसी तो बड़ी क्लियर है, वो वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, उनकी ये प्लानिंग और ये इनका जो एजेंडा है वो ये तो बड़ा क्लियर है कि जिसका जितना नुकसान हुआ है वो हुकूमत पूरा करेगी। अब आपने बात की कि किस तरह वो कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है इस वक्त फ़ौरी तौर पर तो उनको रेस्क्यू करना, उनका खाना पीना, उनका रहने का इंतज़ाम, उस पर गवर्नमेंट का फोकस है। वफाकी हुकूमत ने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जो अगस्त का बिजली का बिल है वो माफ़ कर दिया ताकि लोगों को इस चीज़ की टेंशन तो कम से कम ख़त्म हो। जारी बात है अभी जो माहिरीन हैं वो इस पर गहरी नज़र भी रखे हुए हैं और वज़ीर-ए-आज़म की हदायत हैं। आज समझ लें कि जिस तरह ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब आए हुए थे, ये भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हदायत पे आए हुए थे कि आप जाएँ और नुकसानात देखें, फिर उसके अजाला करने के लिए हुकूमत कोई न कोई बड़ी लेवल की प्लानिंग करेगी, वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो। एक बात तो बड़ी क्लियर है कि वो मुतासरीन के साथ खड़ी है और मुतासरीन का एक एक नुकसान पूरा करने के लिए जो है वो बिल्कुल तैयार किए हुए है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा खुद जिन ख़वातीन को मिल रही हैं उनको बारहा यकीन दहानी करा रही हैं कि आपकी अगर एक मुर्गी भी गई है तो उसकी रकम भी पंजाब हुकूमत देगी। इवन उन्होंने अनाउंसमेंट भी कर दी है कि जिसका जानवर गया है, जिसकी भेड़ बकरी गई है उसको इतने पैसे देंगे, जिसका बड़ा जानवर गया है उसके लिए ये पैसे देंगे, जिसके एक घर वाला एक कमरे का घर था उसके लिए इतनी पेमेंट है। मतलब उन्होंने एक पूरा नक्शा तो बता दिया है, लेकिन अभी जाहिर बात है क्योंकि अभी डेटा बनेगा, लोग पानी जाएगा, लोग
थोड़ा रूटीन में आएंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जो है, मुतलका जो इंतज़ामिया है, वो उन लोगों का डेटा बनाएगी, क्योंकि ऐसे प्रोसेस के लिए ऐसे वक्तों में ऐसे वक्तों में एक काम और हो जाता है ना, जो मुतासरीन नहीं होते वो भी लाइन में लग जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए भी, इंतज़ामिया के लिए, इवन डोनर्स के लिए भी। मतलब कल मुझे एक डोनर दोस्त बता रहा था, कहता मैं गया हूँ ट्रक लेके, तो मेरे पीछे 25 मोटरसाइकिलों वाले आ गए, जिस एक मोटरसाइकिल पे 3-3 लोग थे। कहते शुरू में तो मैंने दिए, फिर मुझे किसी ने कहा कि भाई ये तो लोग वो हैं जो भिखारी शहर से आए फिर हैं मोटरसाइकिलों पे। मोटरसाइकिलों जो मुतासरीन है उनको तो मोटरसाइकिल बच्ची कोई नहीं, उन बेचारों के तो कुछ भी नहीं बचा, उनको तो कश्तियों में बाहर लेके आए, उनके घर में तो जो कुछ था वो सारा पानी में बह गया। तो ऐसे लोगों की निशानदेही करना भी हम सब की जिम्मेदारी में शामिल है कि हुकूमत या डोनर्स या जो भी मुखिया हज़रात जाते हैं वो ऐसा ना हो जो हकदार हैं, जिनका इतने बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है, वो रह जाएं, और जो लोग अच्छे भले हैं और जो मुतासरीन नहीं हैं वो उससे फ़ायदा उठा जाएं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। रेस्क्यू के बाद जब रिहेबिलिटेशन होती है तो वो जाते हैं चीज़ों को मतलब है गलत इस्तेमाल करते हैं। बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, उसके लिए कैलकुलेशन के लिए हमें वक्त भी दरकार है। और इसी के साथ इसराइल ने जो अपनी जहरियत और बर्बरियत अभी तक कायम की हुई है, कि हमने देखा कि फ़लस्तीन पर इसराइल क्या कर रहा है, उसके बाद फिर हमने कतर पर भी देखा कि कतर दोहा पर अटैक किया जाता है और हमास के लीडरान को टारगेट किया जाता है, और इसके बाद OIC का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया जाता है। इस OIC के हंगामी इजलास में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इफ्तिखार साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। सबसे पहले तो ये है कि इस OIC के इजलास में एक करारदाद मंजूर की गई है जिसके कोई 25 नुकात है, 25 पॉइंट पर मुश्तमिल है। सबसे पहले तो ये कि वो करारदाद उसमें है क्या? देखें, OIC की जो करारदाद है ना, माजी में भी आपके सामने है बहुत दफ़ा, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। कितने अरब मुल्कों में इसराइल ने हमला किया है, किसी अरब मुल्क ने कोई आज तक मौसर जवाब नहीं दिया। OIC का इजलास बना लेना, वहाँ पे उसका जो एलामिया है वो जारी कर देना, इसके सिवा अभी तक तो अरब मुल्क कोई भी कुछ नहीं कर सका। हालांकि तमाम अरब ममालिक वसाइल वाले हैं, सबके पास भरपूर पैसा भी है और असला भी है, हथियार भी हैं। इस OIC का थोड़ा सा मुनफरद ये है, इसमें पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार है। आपने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक बार नहीं 2 बार कतर गए, और पाकिस्तान ने जिस तरह उम्मत मुसलमा का केस लड़ा, वो UN हो या OIC इजलास हो, वहाँ पर भी पाकिस्तान ने बड़ा मौसर बात की है कि जब तक इसराइल को जवाब नहीं देंगे वो इसी तरह मुस्लिम मुल्कों पर कभी कभार जब दिल चाहेगा जैसे चाहेगा वो हमला करता रहेगा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस वक्त लीड कर रहा है, बेशक हालांकि है तो ये अरब लीग का इजलास, लेकिन पाकिस्तान जो है वो लीड कर रहा है और पाकिस्तान की बड़ी अहमियत है। जैसा कि आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म सऊदी अरब के दौरे पर हैं, तो ज़ाहिर बात है ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं। अब एक तो अच्छी बात है कि तमाम मुस्लिम ममालिक इस बात पर तो मुतहद हो गए हैं कि जब तक इसराइल को जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक ये आराम करके नहीं बैठेगा, किसी न किसी मुल्क पर ये हमला करेगा, दहशतगर्दी करेगा, अपनी जारियत दिखाता रहेगा। इवन माजी में जितनी भी चीज़ें हुई हैं कहीं से उनको जो है वो जवाब इस तरह का नहीं मिला, और अब शायद मुझे लग रहा है कि इस इजलास के बाद और इस तरह जिस तरह नज़र आ रहा है कि पूरी दुनिया के इस्लामी मुल्क जो हैं वो इस बात पर मुतफिक हैं कि इसराइल को जवाब दिया जाए। रिजवानी साहब, इस करारदाद में और ये जो एक OIC का हंगामी इजलास बुलाया गया, आप क्या समझते हैं, कोई ऐसी बात सामने आई जिससे हमें लगे कि अरब ममालिक या फिर आगे आइंदा आने वाले वक्त में हम मुस्लिम उम्मत मुसलमा जितने भी अरब ममालिक हैं उनको सिक्योर देखें? देखें, जिस मीटिंग की, जिस कॉन्फ्रेंस की, जिस इज्तिमा की आपने बात की और इफ्तिखार साहब ने बात की, अगर हम उस पर रहें तो एक कतर का जो इमेज है वो एक इस इलाके में गैर जानिबदार सालिस के तौर पर उसे देखा जाता है। तो जो मुस्लिम ममालिक हों वो और या जो गैर मुस्लिम ममालिक हों वो भी उस पर ट्रस्ट करते हैं, चीज़ें करते हैं। तो उस पर जो अटैक हुआ और तो वो एक उसे मुस्लिम ममालिक और ख़ुद गैर मुस्लिम ममालिक ने भी बड़े हैरानी से देखा। अब मजम्मत की गई, और पहले मैं बात करता हूँ गैर मुस्लिम ममालिक की तरफ से कि खुल के उन्होंने मजम्मत की कतर पे इस हमले की, हमास के लीडरशिप को निशाना बनाने की, जो कतर की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाने की जो कोशिश की गई। अब आ जाएँ कि जो मुस्लिम ममालिक का जो हंगामी इजलास हुआ वो बनता इसलिए था कि एक लिमिट होती है जो आप जो क्रॉस हुई है, सिर्फ यहाँ नहीं कि मुसलसल क्रॉस हो रही है,
ख़ास तौर पे फ़लस्तीन और फिर गज़ा की पट्टी पर जो कुछ हुआ और गज़ा के हवाले से जो जुल्म है पूरी दुनिया उस पर, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, सब उस पर बात कर रहे हैं। और उसके बाद आप एक लिहाज से फिर आपने देखिए कितने ममालिक पे एक ही वक्त में उसको टारगेट किया गया। इसराइल जो कर रहा है उसने ज़ाहिर है मिसालें इतनी अच्छी कायम नहीं की, जिसके बाद अब एक संजीदा, मैं समझता हूँ कि ये जो एलामिया जारी हुआ जिसका जिक्र आपने इस सेगमेंट के आगाज़ में किया, तो उसमें जो नज़र आता है कि अगर उसके चंद पॉइंट्स पे अगर आप ज़रा गौर करें तो उसमें सबसे पहला जो उसका पॉइंट था वो ये था कि यकजहती और मजम्मत। तमाम 60 ममालिक ने, अरब और मुस्लिम ममालिक थे, उन्होंने उसकी मजम्मत की इसराइल के इस जारहाना, गैर इंसानी, गैर इखलाकी और गैर कानूनी चीज़ों की। फिर दूसरा एलामिया में जो नुक्ता था वो ये था कि इलाकाई सलामती और ख़ुद मुख्तारी का एहतराम कैसे किया जाएगा, और ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक के, और ख़ास तौर पर इस खित्ते में जो कुछ हो रहा है, और अगर कोई इस तरह के करता है, बाहिमी तो होगी, लेकिन अगर कोई इस तरह का चीज़ें हो रही हैं तो उसको किस अंदाज़ में देखा जाना चाहिए, जैसे जिसका इशारा एक हल्का सा इशारा इफ्तिखार साहब ने भी किया। सालसी और अमन की कोशिशों की हमेशा हमायत का कहा गया उस एलामिया में, क्योंकि ये देखें कि हमास की लीडरशिप उस वक्त दोहा में थी और उस पर अमेरिका और दूसरे मालिक कहने पे ही उनको राज़ी किया जा रहा था कि इसराइल और हमास की जो लड़ाई है उसको ख़त्म करके इस कशीदगी को कम किया जा सके, लेकिन उसमें भी हमास की लीडरशिप को टारगेट किया गया। तो क्रेडिबिलिटी साक कतर की उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। तो उस पर भी बात हुई। फिर जैसे इफ्तिखार साहब ने एक और इशारा किया कि खित्ते में मुश्तरका दिफा, ये बहुत अरसे बाद इस तरह की बात हुई है और इस पर ज़ोर दिया गया है। अगर आप उन सारे मीडिया को देखें तो ज़्यादा फोकस यही बात हुई है कि क्या इस्लामी ममालिक, जो हमेशा बात होती थी पाकिस्तान में, क्या इकट्ठे नहीं हो सकते, क्या कुछ नहीं हो सकता। तो नेटो की तर्ज पर कि एक इस अंदाज़ में कि जो भी किसी भी रुकन ममालिक पर इस अंदाज़ में अटैक किया जाए, जारहाना वो किया जाए और उसके ऊपर, और जिसमें कसूर भी ना हो, यकतरफ़ा तौर पे वो किया जाए, तो उस पर तमाम ममालिक का रद्द अमल एक जैसा हो और दिफा उसका दिफा भी किया जा सके। और किसी भी रुकन मुल्क को, चाहे वो कमज़ोर हो या ताकतवर हो, तो उस हिसाब से आगे बढ़ के सारे लोग उसको डिफेंड करने की कोशिश करें। तो ये उसमें है। फिर ये लेकिन इस समिट में वाज़िया को रोड मैप हमें नज़र नहीं आया, सिर्फ मजम्मती बयानी तक ही हमें चीज़ें सामने नज़र आई हैं। देखिए, मैंने आपसे अभी बात की कि ये कब इस्लामी ममालिक के मुश्तरका दिफा की बात कब हुई, कौन से माजी में होने वाले जो इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं या इज्तिमा हुए, कब ऐसी इस तरह की बात हुई है, ये मुख्तलिफ है। आप इसे और कितने मुख्तसर नोटिस पर कितने अरसे बाद इस्लामी ममालिक का इसका इजलास हुआ है, तो इसको आप इसे रूटीन का समझ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। इस दफ़ा 60 ममालिक का, अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक का इस तरह का ये रद्द अमल देना, और उसके बाद वो जो एलामी है उसे पूरी दुनिया ने गौर से देखा है कि क्या मुख्तलिफ है। इस दफ़ा तमाम मुस्लिम ममालिक, ख़ास तौर पर बड़े ताकतें जिनकी तरफ नज़र होती है, चाहे वो सऊदी अरब है, वो मुत्तहिदा अरब अमारात है, तुर्की है या कतर है, ये सब, मिस्र है, सब की, तो पाकिस्तान, इन सब को देखा गया है कि वो ये क्या लाहे अमल देते हैं। तो ये जो एलामिया है, ये 60 ममालिक ने इस पर एक लिहाज से यूँ करें साइन किए हैं, मंजूर किया है। तो ये सब की ही आवाज़ है। तो बहुत अरसे बाद मैं ज़ाहिर तौर पर समझता हूँ कि इस जुल्म के ख़िलाफ़ जो इसराइल ने बर्पा कर रखा है गज़ा के मुसलमानों पर, और अब उसके जो है नज़र दूसरे मुस्लिम ममालिक पर भी है, और उनको भी वहाँ भी डिस्टेबलाइज़ करके उनकी खुद मुख्तारी और सलामती को चैलेंज कर रहा है। तो अब मेरा ख़्याल है कि ये इससे अच्छा वक्त नहीं हो सकता कि मुस्लिम ममालिक ये रद्द अमल देते, और ये रद्द अमल का जो प्रोसेस होता है वो और इसका जो नतीजा निकलता है वो टाइम लगता है उसमें। तो मुझे लगता है कि ये एलामिया उस रद्द अमल का, अगर आइंदा में कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, उसका ये नुक्ता आगाज़ साबित होगा ये एलामिया। तो हमें इस अंदाज़ में देखना चाहिए कि फ़ौरी तौर पे सबसे पहले तो लोगों को इकट्ठा करना होता है, सब लोगों को एक मौक़िफ़ पे लेकर आना होता है, और उसके बाद एक हिकमत अमली बनानी होती है। तो हिकमत अमली इकट्ठे हुए लोग, और उसके बाद हिकमत अमली बनाने के लिए ये आप देखें तो इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद नज़र आया इस एलामिया में, और आगे अब उसका मरला होगा प्रैक्टिकली एग्जीक्यूशन। तो अभी जैसे इफ्तिखार साहब ने हल्का सा इशारा किया कि आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जब सऊदी अरब गए हैं, तो उनको जिस अंदाज़ में वहाँ
प्रोटोकॉल दिया गया वेलकम है, किया जहाँ पे गया। उनका फ़िज़ा में जिस तरह सऊदी अरब की फ़ज़ाइया ने उनका इस्तकबाल किया, तो ये वही है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने वाला और चीज़ें करने वाला। तो ठीक है ये रिजवानी साहब, इस पे मजीद भी बात करते हैं, लेकिन इफ्तिखार साहब आपका भी पॉइंट ले लूँ कि इस समिट में अगर हम बात कर लें तो क्या ऐसा पॉइंट हमें देखने को मिला कि आगे जाके हम या उम्मत मुसलमान या अरब कंट्रीज़ खुद को सिक्योर फील करें कि आइंदा आने वाले वक्त में ऐसा नहीं होगा? क्योंकि हम तो बहुत से मामलात में ये भी देखते हैं कि अगला नंबर फ़लाँ इस्लामिक मुल्क है, अगला नंबर फ़लाँ इस्लामिक मुल्क है। तो एक तो इम्पॉर्टेंट बात ये, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसराइल ये सब जो कि ख़ुद को एक ग्रेटर इसराइल के कॉन्सेप्ट से आगे लेके जा रहा है, किसकी पुष्पनाही पर ये सब कर रहा है? देखिए, पुष्टपनाही वाली जो आपने बात की है वो तो पूरी दुनिया को पता है कि वो किसकी पुष्टपनाही है। वो अमेरिका के बगैर तो कुछ भी नहीं कर सकता, ये तो बात हमें सबको पता है, पूरी दुनिया पे वाज़ेह है। लेकिन आपने जो बात की इस सबमिट में जमशेद रिजवानी साहब ने जो बात की है, बिल्कुल ठीक बात की है। इस दफ़ा कोई अरब मुल्कों में कोई गरीब मुल्क डैमेज नहीं हुआ। जो ताकतवर तरीन मुल्क था कतर, मतलब उधर अगर मुल्कों की बात करें तो 3 बड़े मुल्क हैं जो मैं समझता हूँ, UAE है, सऊदी अरब है और कतर है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि एक तगड़े मुल्क पे इसराइल ने हमला किया है। लेकिन पाकिस्तानियों को एक चीज़ ये देखनी चाहिए कि हम अपने मुल्क पे, अपनी फ़ौज पे बड़ी तनकीद भी करते हैं, लेकिन ये जहन में रखें कि पाकिस्तान पे जब जारियत हुई, पाकिस्तान ने इस तरह कोई इजलास नहीं बुलाया। पाकिस्तान ने कोई ये नहीं किया कि भाई मुल्कों को इकट्ठा करें और आप हमारी हेल्प करें। हालांकि पाकिस्तान मुआशी तौर पर कतर के बराबर नहीं है, कतर की मईशत बहुत मजबूत है, बहुत डिफेंड किया। हाँ, और कतर के पास असला, हथियार, टेक्नोलॉजी की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन जो पाक फ़ौज के पास जो एक जज्बा है अपने मुल्क का, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ का, वो शायद अरब हमने मुल्कों के पास नहीं है। रिसेंट जंग में देख हाँ, लिया। आपने ये देखा कि पाकिस्तान को बल्कि दुनिया रोकने वाली थी कि आप इसका जवाब ना दें, लेकिन पाकिस्तान ने जो जारियत हुई उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि इंडिया इंशाल्लाह अब अगले कई दहाइयों तक खामोश रहेगा। तो इसराइल को भी जब तक इंडिया की तरह जवाब नहीं मिलेगा, तब तक इसराइल जब चाहेगा, जिस अरब मुल्क पे चाहेगा, चढ़ दौड़ेगा। जैसे आपने देखा है माजी में, जब उसका दिल करता है, इसी तरह तो उसको हिम्मत पकड़ी उसने और कतर पे भी उसने हमला कर दिया। हालांकि कतर के पास पाकिस्तान से जदीद तरीन उनके तैयारे मौजूद हैं, उसके पास असले की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन वो अपना दिफा नहीं कर सका। उसका इस वक्त जो सूरत हाल है वो ज़ाहिर बात है। अब जिस तरह जमशेद साहब ने कहा कि इस दफ़ा जो ये इजलास हुआ है ये वाकई गैर मामूली है। ये इस वक्त शायद ये आखिरी मौका हो मुसलमानों को इकट्ठा होने का। अगर इस मौके पे इकट्ठा होकर इसराइल को जवाब ना दिया गया तो फिर ये कल को UAE पे भी हमला कर लेगा, कल को ये सऊदी अरब पे भी चढ़ दौड़ेगा। तो इसको रोकना अब ज़रूरी हो गया है। अब अरब भी इस बात को ठान रहे हैं कि अगर इसको ना रोका गया तो फिर हमारी बका जो है वो बड़ी ख़तरे में पड़ जाएगी। और मेरे ख्याल में इस इजलास के असरात जो हैं वो ज़रूर सामने आएंगे और इसराइल को जवाब मिलेगा और बड़ा ज़ोरदार मिलेगा। और आपको इस बात का भी मुझे यकीन है, जो गज़ा में हमारे मासूम बच्चों का कत्लेआम हुआ है, अल्लाह की तरफ से इसराइल पर एक जो है ना एक कहर पड़ना है, और वो अरब मुल्कों में अब जिस तरह उसने छेड़ा है इसका जवाब मिलेगा। देखिए गज़ा में जिस तरह कत्लेआम हुआ है, पूरी इंसानियत इस पर शर्मिंदा है, वो गैर मुस्लिम हो मुस्लिम हो, मासूम बच्चों का जिस तरह कत्लेआम हुआ है, इस पर बहुत सारे गैर मुल्कों में भी एहतजाज हुए हैं। लेकिन क्योंकि वो जिस तरह आपने बात की कि उसको पुष्टपनाही किसकी है, पुष्टपनाही की वजह से पूरी दुनिया खामोश थी। लेकिन अब कतर पे हमले के बाद मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम दुनिया जो है वो खामोश रहे और इसराइल को इजाज़त दे कि जिस मुल्क पे जब चाहे वो चढ़ दौड़े। ऐसा शायद अब ना हो। और इस वक्त आप देखें कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुकम्मल तौर पर अंगेज हैं। पिछले जब से ये हमला हुआ है कतर जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ इसमें भी जो लीडिंग होगी या अहम रोल होगा वो पाकिस्तान का होगा। ठीक है रिजवानी साहब, इसराइल की हम बात करें कि अमेरिका की पुष्पनाही पर, जबकि एक अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट ने भी कहा है कि इसराइल ने अटैक से पहले अमेरिका को इस बारे में आगाह किया था, उसके बावजूद भी कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। अगर ऐसा होता रहा तो फ्यूचर में क्या देख रहे हैं? देखिए फ्यूचर में इस तरह की रवायत जो इसराइल की जारहियत पसंदी है उसे दुनिया, महज़ब दुनिया उसे दुरुस्त नहीं समझ रही है और उसकी मजम्मत भी जारी है। लोग, हज़ारों लोग, लाखों लोग मुख्तलिफ़ दुनिया के ममालिक में, आपको पता है, वक्तन फ़वक्तन इकट्ठे होकर उसकी इस गैर इंसानी
जो कार्रवाइयाँ हैं उनकी मजम्मत के लिए वो बाहर निकलते रहते हैं। आप ये बात करें, असल बात ये है कि मुस्लिम ममालिक हों या कोई भी, असल इशू ये है कि आपको अपने आप को, अगर हम ख़ास तौर पर अरब मुस्लिम ममालिक देखें तो अपने आप को मुआशी तौर पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है। अपने दिफा पर दूसरों पर इन्हसार करने की बजाय अपना दिफा खुद करना है, और अगर आप ये कर पाएंगे तब आपको दुनिया में आप अपना एक असर डाल सकेंगे। अदरवाइज़ आप किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के अगर वो जारहाना अज़ाइम रखता है तो उसके निशाने पे होंगे, जैसे कतर निशाना बना रहा है। आज इसराइली वज़ीर आज़म ने एक बात कर दी, उसने कहा कि उसका मीडिया रिपोर्ट हो रहा है कि जी दुनिया में जिसके हाथ में मोबाइल फ़ोन है उसके हाथ में इसराइल का एक टुकड़ा है। इसका मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी के वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे हैं कि वो समझ रहे हैं कि हम किस वक्त कितने लोगों की में हम हर बंदे के रसाई रखते भी हैं, और हम हर बंदे हमारी टेक्नोलॉजी से हर बंदा फ़ायदा उठा रहा है। तो ये जो यहाँ पे हमें और पाकिस्तान, मुस्लिम ममालिक, अरब ममालिक सबको अपने आप को मजबूत करना है, अपने साइंसी बुनियाद पे अपने इल्म और टेक्नोलॉजी और अपने जो वसाइल हैं इंसानी तरक्की पे लगाकर उन्हें आगे बढ़कर इनका जवाब आप इसी तरह ही दे सकेंगे। अदरवाइज़ आपको इसराइल जैसी जो गासिब रियासत है उसके जो जारहाना अज़ाइम हैं वो मुस्लिम ममालिक को बार बार टारगेट करता रहेंगे अपने उनके जो अज़ाइम के मुताबिक, और वो कर रहे हैं। तो उसका जवाब फ़िलहाल तो यही नज़र आ रहा है जो हम इस सरबराही कॉन्फ्रेंस के अलामिये में देख रहे हैं कि मुश्तरका दिफा, और ताकि एक पर हमला सब पर हमला समझा जाए और फिर सब ही उसका दिफा भी करें, और फिर सब ममालिक किसी इस तरह के जा रहे मुल्क को इकट्ठे होकर जवाब भी दें। तो इसके अलावा मैं समझता हूँ कि कोई रास्ता नहीं है। पहले मरले पे हमें यही करना है कि लोग इकट्ठे होंगे, ममालिक इकट्ठे होंगे मुस्लिम ममालिक, और वो उसके बाद ये ताउन जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट इसी हिसाब से आगे बढ़नी चाहिए। आपको दूसरों पर इन्हसार की बजाय खुद अपने आप को पाँव पे भी खड़ा करना है, मईशत के हिसाब से भी, और फिर वही दोबारा बात दोहरा रहा हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ठीक है, लेकिन इन प्रॉक्सी वॉर्स से हमने बड़ा नुकसान उठाया मुस्लिम कंट्रीज़ ने। अभी फ़लस्तीन की बात करें, लेकिन सबसे अच्छी बात जो इस समिट में हुई कि गज़ा पर बात की गई, जो इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है उस पर बात की गई। लेकिन इस प्रॉक्सी वार का आगे टारगेट पाकिस्तान हो सकता है या नहीं? इसमें तो जो आप भी जिसका हवाला आप दे रही हैं वो तो प्रॉक्सी वॉर नहीं, वो तो सीधी अटैक हुए हैं ना किसी मुल्क। प्रॉक्सी वार तो पाकिस्तान के साथ हो रही है, पाकिस्तान के साथ प्रॉक्सी वार हो रही है। प्रॉक्सी वार का शिकार तो पाकिस्तान है। आप इसकी जो टर्मिनोलॉजी है उसे शायद हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होगी कि प्रॉक्सी वॉर सामने नहीं होते हैं आप, लेकिन आप दुश्मन को किस अंदाज में छुपा हुआ दुश्मन होता है। तो वो लड़ाई वो नहीं होती, हमारा कॉमन दुश्मन है ना। तो हाँ, हमारा मतलब कोई भी हो, मतलब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है। जैसे 9-10 मई को हुआ तो उसमें भी प्रॉक्सी सीधे थे, लेकिन बज़ाहिर, लेकिन इसके अलावा यस बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो प्रॉक्सी है। सामने भी नहीं है दुश्मन, लेकिन वो जो इनको इस्तेमाल कर रहा है प्रॉक्सी। KPK में जो कुछ हो रहा है, अफगान तालिबान के जरिए चीज़ें हो रही हैं, वो प्रॉक्सी वॉर है। जो सामने नहीं है, दूसरों का कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको मेरा ख्याल है हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, फ़र्क समझना होगा हमें दोनों सूरतों में। अगर दुश्मन हमारी सफ़ों में छुप कर और वार कर रहा है, दूसरों के कंधे पे बंदूक रखें, हमें उसका भी कलाकुमा करना है और उससे भी निपटना है। और हमें अगर बराह रास्त आमना सामना होता है, हमें तब भी उसका जवाब देना है और दफा करना है मुल्क का, जोग्राफियाई सरहदों का, अपने ख़ित्ते का। तो मेरा ख्याल है कि फिर वही बात कि मेरा ये सरबराही कॉन्फ्रेंस मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि उसका नुक्ता आगाज़ है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये एक जस्ट स्टार्ट है, और ये बात अब देखिए कि तेज़ी से आगे बढ़ेगी कि बहुत से मुस्लिम ममालिक अब अकेले अपनी चीज़ों को देखने की बजाय मुश्तरका तौर पर मुश्तरका दिफाई ताउन पे आगे बढ़ेंगे और बात हो रही है। ठीक है रिजवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। इफ्तिखार साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। एग्जैक्टली सैलाब की जो इस वक्त कंडीशन है उसमें पाकिस्तान के जितने भी इलाके जो सैलाब के नज़र हो गए, हम सब उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला जल्द इस नागहानी आफत से हमें बचाए। और इसी के साथ साथ जो इस्लामिक कंट्रीज़ पर किया जा रहा है, जो गज़ा पर किया जा रहा है, इस जुल्म और बर्बरियत को स्ट्रांगली कंडेम करने की ज़रूरत है। इसी के साथ मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।